ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में कल हम लोगों ने 16 महाजनपद जो थे उनके लोकेशंस देख लिए थे, उनके बारे में समझ लिया था। चलो फटाक से क्विक रिवीजन करा दो मुझे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ना है मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, बताना वहाँ पर कौन सा महाजनपद था, ठीक है, बताना। कम 1 नंबर कंबोज, 2 नंबर गांधार, 3 नंबर कुरु, 4 नंबर पांचाल, 5 नंबर काशी, तो यहाँ आ जाएगा कौशल आएगा। 6 नंबर पे काशी आ जाएगा। 7 नंबर मल्ल। 8 नंबर मगध। 9, वही मतलब नीचे ही है। 8 नंबर, 9 नंबर। 8 नंबर मगध, 9 नंबर वज्जी, 10 नंबर अंग, ठीक है। ओके, फिर यहाँ जाते हैं। 11 नंबर मत्स्य। 12 नंबर सूर्यसेन। 13 नंबर वत्स्य। 14 नंबर चेदी, 14 से चेदी। 15 नंबर अवंती। और 16 नंबर अस्माक, ठीक है। अब देखो, ये जैसे ये 16 जो महाजनपद है, अब इनमें जो सबसे बड़ा बनेगा, ठीक है, धीरे 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 धीरे, जैसे कि जो ये 8वां नंबर हमें मगध दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मगध धीरे धीरे यहाँ से अवंती, वज्जी, सॉरी, ये अंग, वज्जी, कौशल, काशी, इन सबको लेते लेते यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ कवर करेगा, और धीरे 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 ये यहाँ तक, ठीक है। ऊपर मैं नेपाल में नहीं चला गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया रहेगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? मगध। मगध हो जाएगा, मगध महाजनपद हो जाएगा, ठीक है। और इस मगध मगध महाजनपद, ये जो मगध महाजनपद है, मैं यहाँ लिखता हूँ मगध महाजनपद है। जब ये सब एरिया को अपने में इंक्लूड कर लेगा, मिला लेगा, तब ये कहलाएगा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य। और ये भारत का पहला साम्राज्य बनेगा, पहला साम्राज्य बनेगा जिसका हमें ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है। और इस साम्राज्य में कई सारे राजाओं ने राज किया, ठीक है। कई सारे राजा आएंगे और उनके नाम से अलग अलग डायनेस्टीज आएंगी, राजवंश आएंगे, ठीक है। साम्राज्य एक ही रहेगा, लेकिन उसमें जो राजवंश होंगे, राजवंश, किंगडम, वो अलग अलग होंगे, ठीक है। अब वो किंगडम कितने हैं, तो आमतौर पर हम 7 किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। मैं उसका एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हमें 7 किंगडम पढ़ने को मिलेगा। उसका ट्रिक है ह सी न म सू क सा, ठीक है। हसीन मसूक सा। मैं सा को उधर लिख देता हूँ ताकि एक ही साथ रहे। हसीन, सॉरी, हसीन मसूक सा, ये ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक है, हसीन मसूक सा, हसीन मसूक सा। कितने राजा आएंगे या कितने राजवंश यहाँ पर राज करेंगे, तो ये 7 हैं। 3 3 6 7, ठीक है, 3 3 6 7। अब इसमें हसीन मसूक सा में मैं पहले इनका मतलब समझाता हूँ, फिर एक स्टोरी बताऊंगा। देखो, हसीन मसूक सा, ठीक है। देखो, ह से होता है हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी। सी से होता है शिशुनाग,
न से होता है नंद, म से होता है मौर्य, सु से होता है सुंग, क से होता है कर्णव, और सा से होता है सातवाहन। सात वाहन, सात वाहन, ठीक है, सात वाहन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये सात राजवंश आएंगे जो मगध पर राज करेंगे। तो हम अगर अभी ऐसे देखें तो ऐसा लगता है कि मगध साम्राज्य में जो राजवंश हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? हर्यंक से होती है, हर्यंक से। लेकिन याद रखना, ये जब साम्राज्य चल रहे होंगे हर्यंक से शुनाक नंद, तो बीच बीच में ना इसी भारत में इधर से पश्चिम से अटैक होता रहेगा। इधर जो पश्चिम है, इधर इधर से अटैक होता रहेगा। लाइक ईरान वाला जो रीजन है या ग्रीस वाला जो रीजन है, वहां से अटैक होता रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा वो मैप भी ले लेता हूँ, ताकि मैं अभी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं अच्छे से समझा सकूं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। विजुअल से ज़्यादा हमें समझ में आता है, इसलिए मैं अधिकतर मैप का ही इस्तेमाल करता हूँ। वर्ल्ड में चाहिए। इसको भी क्रॉप कर दो। ये मैप दिखाई दे रहा है? हम्म, देखो, अगर हम बात करें जैसे देखो, यह है ग्रीस, ठीक है, ग्रीस। तो कभी कभी अटैक यहाँ से यहाँ तक आएगा। यह है ईरान, ईरान से इधर तक आएगा। ठीक है, तो बीच बीच में जब यहाँ पर हसीन मशूक सा चल रहा होगा, तब भारत पर अटैक होते रहेंगे। ठीक है, भारत पर अटैक होते रहेंगे, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद उसके बाद एक होगा कि मौर्य जब तक आएगा, जैसे हसीन मशूक सा में, हसीन मशूक शाह में हम जो देखते हैं, ये मौर्य डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम इस पर ज्यादा जोर दे करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो महान महान राजा हुए, या यूं कह सकते हैं कि पूरे मगध साम्राज्य का जो पीक रहा होगा, वो इन्हीं ये मौर्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड में रहा होगा। तो मौर्य डायनेस्टी के पहले भी कुछ अटैक होंगे भारत में, और मौर्य डायनेस्टी के बाद भी कुछ अटैक होंगे भारत में, और वो लोग आकर के यहीं भारत में बस जाएंगे। देखो, पहले जो अटैक होंगे, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी के पहले, उसमें से कुछ अटैक तो ऐसे होंगे जो भारत तक आएंगे लेकिन वापस चले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे अटैक होंगे जो मौर्य डायनेस्टी के बाद आएंगे, वो अटैक करके आएंगे और भारत में ही बस जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये पहले मोटा मोटा स्टोरी क्लियर हो रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य जो अभी मगध है, इसके क्या कहते हैं, मगध महाजनपद के रूप में है। अब ये धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर ये साम्राज्य का रूप लेगा, और इस साम्राज्य एम्पायर एम्पायर में कई किंगडम होंगे, कई राजा आएंगे, वो अपना राजवंश चलाएंगे। फिर इन्हीं राजाओं के ऊपर कई विदेशी आक्रमण होंगे। उनमें से कुछ आक्रमण ऐसे होंगे जो भारत में आएंगे और वापस चले जाएंगे, और कुछ आक्रमण ऐसे होंगे जो भारत में आएंगे और यहीं बस जाएंगे। ठीक है, ओके, ये एकदम क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो। तो देखो, ये जो मगध महाजनपद है, हम इसमें हमने सी न मशुकसा, ये सात राजवंश देखने हैं। लेकिन लेकिन हमें हर्यंक डायनेस्टी जो है, हर्यंक डायनेस्टी, इससे पहले भी एक डायनेस्टी की चर्चा मिलती है। ठीक है, इसका कोई जो है हिस्टोरिकल हमें मतलब कि एविडेंस नहीं मिलता है। जैसे वो डायनेस्टी का नाम है, इससे पहले जो डायनेस्टी है, हर्यंक डायनेस्टी से पहले, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, हर्यंक डायनेस्टी से पहले एक डायनेस्टी आती है, बृहद रथ डायनेस्टी। बृहद रथ डायनेस्टी, ठीक है, बृहद रथ डायनेस्टी। इसका कोई ऐतिहासिक सोर्स नहीं मिलता है हमें।
कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता है बृहद रथ के बारे में। ये कहानियों वगैरह में सुनने को नजर आता है। जैसे कुछ चीजें होती है ना कि हम कहानियों में सुनते चले जाते हैं, बट उसका कोई हमें हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं प्राप्त होता है। वैसे ही बृहद रथ डायनेस्टी का भी कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं प्राप्त है। जैसे कि हसीन मतलब हर्यंक शिशुनाग नंद के बारे में है, वैसे इसके बारे में नहीं है। तो अगर छोटे मोटे एग्जाम हम देते हैं तो उसमें हमें यही 7 डायनेस्टी के बारे में जानते हैं, इतना इनफ होता है। लेकिन स्टेट पीसीएस हो गया या फिर उसके बाद यूपीएससी वगैरह हो गया, तो उसमें कभी कभी बृहद रथ डायनेस्टी के बारे में भी पूछता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, तो हम पहले शुरुआत करेंगे बृहद रथ डायनेस्टी। हर्यंक से पहले कौन आया? बृहद रथ, बृहद बृहद रथ। ठीक है, बृहद रथ। अब देखो, इस डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम बृहद रथ ही है, बृहद रथ। इस डायनेस्टी के फाउंडर बृहद रथ ही है, बृहद रथ। बृहद रथ के जो बेटा है, पहले हम इनमें देख लेते हैं कि कितने राजा हुए हैं। बृहद रथ का बेटा था जरासंध, जरासंध। ठीक है, जरासंध। और जरासंध का बेटा था सहदेव, जरासंध का बेटा सहदेव। और सहदेव का बेटा था रुपुंजय, रुपुंजय। ठीक है, ये 4 नाम हमें इसमें याद रखने हैं बृहद रथ डायनेस्टी में। बृहद रथ डायनेस्टी के फाउंडर बृहद रथ, बृहद रथ डायनेस्टी के फाउंडर बृहद रथ। बृहद रथ का बेटा जरासंध, जरासंध का बेटा सहदेव और सहदेव का बेटा रुपुंजय। यानी 4 राजा हुए इस बृहद रथ डायनेस्टी में। ठीक है, 4 राजा हुए इस बृहद रथ डायनेस्टी में। इन सब में से जो जरासंध था वो सबसे योग्य शासक था। सबसे योग्य शासक कौन था? जरासंध, जरासंध। तो हमें महाभारत में जरासंध और भीम के बीच हुए मल्ल युद्ध की जानकारी मिलती है। जरासंध, जरासंध वर्सेस भीम, भीम। कौन सा युद्ध? तो मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध क्या होता था? जैसे तुमने श्री कृष्णा देखा है, मतलब जिसमें कृष्ण जी जब मथुरा से मतलब अपने जहाँ उनका लालन पालन हुआ रहता है वहां से जब मथुरा जाते हैं जहाँ उनका मामा रहता था कंस के यहाँ। ठीक है, कंस कहाँ रहता था? द्वारिका में। अच्छा, तो जब मथुरा जाते हैं अपने कंस मामा के यहाँ, तो उनका जो मामा रहता है वो देखो क्या करवाता है, बहुत 2-4 मुस्टंडे मुस्टंडे जो पहलवान लाता है और अखाड़े में लड़वाता है। तो पहलवानों के साथ जो अखाड़े में लड़वाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही मल्ल युद्ध कहते थे, मल्ल युद्ध। तो वो मल्लाह जाति के लोग होते थे जो बहुत ताकतवर होते थे। मल्लाह जाति के लोग ताकतवर होते थे, तो उनके साथ जो लड़ाई होती थी तो उनके नाम पर पड़ गया था मल्ल युद्ध। तो भीम और जरासंध के बीच कौन सा युद्ध हुआ? मल्ल युद्ध। और इसकी जानकारी हमें हमें महाभारत में मिलती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जरासंध ने जो पहले तो बृहद रथ ने जो कैपिटल बनवाया, मतलब बृहद रथ डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो था राजगीर। इसने कैपिटल किसे बनाया था? बिहार का राजगीर कैपिटल। मैं दिखाऊंगा राजगीर कहाँ है। राजगीर, राजगीर को कैपिटल बनाया था। और जरासंध ने उस राजगीर के चारों तरफ किलेबंदी करवाई, फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा ये घर है, ठीक है, और इस घर के चारों तरफ तुम ऐसे से दीवार मरवा दो ताकि कोई चोर उचक्का ना आ पाए, बाउंड्री मरवा दो, उसके ऊपर कांच लगवा दो। तो वैसे ही राजा लोग क्या करते थे? दुश्मनों के आक्रमण से बचाने के लिए अपने शहर के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार बनवाते थे। जैसे चाइना की अगर बात करें तो चाइना ने चाइना वॉल क्यों बनाया? लोगों को लगता है कि एडवेंचर के लिए बनाया होगा।
चाइना ने चाइना वॉल इसलिए बनाया कि यहाँ से इनका एक मामा था मंगोल मंगोल में, मतलब ये जो मंगोलिया है, मंगोलिया में एक इनका मामा था चंगेज खां, और चंगेज खां इन सबको थूरते रहता था। जब मन करता था उसका घूमने के लिए तो वो चाइना विजिट कर लेता था, और जब चाइना विजिट करता तो कई हजारों को लेकर साथ में जाता था। इसलिए इन मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए चाइना ने एक बड़ी सी दीवार बनवाई, जिसे चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो वैसे ही लोग क्या करवाते थे, फोर्टिफिकेशन करवाते थे। तो पूछेगा कि अगर अगर पूछेगा कि जो राजगीर था, अच्छा राजगीर कहाँ है ये, तो मैं बताना चाहूंगा बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लोकेशन याद रखना बहुत जरूरी है। अगर लोकेशन याद है तो दिमाग में स्टोरी एकदम फिट रहेगी। देखो, तो हम सारी इंफॉर्मेशन यहीं से लेंगे, क्योंकि आधा स्टोरी तो बिहार से ही शुरू होगी, है ना। तो बिहार में देखो, ये पटना है। पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, और ये मगध की कैपिटल हुआ करती थी। तो यहाँ देखोगे तो नालंदा है, तो नालंदा में ही हमें राजगीर देखने को मिलेगा। ठीक है, नालंदा में ही राजगीर देखने को मिलेगा। और बीचों बीच से कौन सी नदी बहेगी, ये गंगा नदी है। ठीक है, तो गंगा के साउथ में पटना है, और उसी के फिर नीचे हमें नालंदा, नालंदा में राजगीर। और राजगीर को राजाओं का शहर कहा जाता है, द सिटी ऑफ किंग्स, द सिटी ऑफ किंग्स। ठीक है, सिटी ऑफ किंग्स। ठीक है, तो पहले इतनी चीज समझ में आई। बृहद्रथ डायनेस्टी के फाउंडर बृहद रथ, बृहद रथ, इन्होंने कैपिटल क्या बनाया अपना, राजगीर, राजगीर। उसके बाद बृहद रथ का बेटा आया जरासंध, जरासंध का बेटा सहदेव, सहदेव का बेटा रुपुंजय। इन सारे राजाओं में सबसे योग्य जरासंध। जरासंध के बीच, और जरासंध और भीम के बीच में हुआ युद्ध, मल्ल युद्ध, हमें महाभारत में इसकी जानकारी मिलती है। और उसके बाद जरासंध ने इस जो कैपिटल राजगीर था, जिसे पहले राजगृह के नाम से जाना जाता था, उसको फोर्टिफाई करवाया। ठीक है, तो हमें जरासंध का किला, जैसे फोर्ट ऑफ जरासंध, जरासंध का किला भी हमें राजगीर में ही देखने को मिलता है। ठीक है, जरासंध का किला। अगर कोई पूछ ले कि जरासंध का किला, जरासंध का किला कहाँ देखने को मिलेगा हमें, राजगीर में देखने को मिलेगा, राजगीर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में। क्या इसका कोई हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है? नहीं मिलता है। अब हम आते हैं अपने प्रॉपर वाले पर, हर्यंक डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलो, हर्यंक डायनेस्टी की हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1, हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक राजवंश। देखो, हर्यंक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, देखो इसमें ना लगभग 4 राजा हुए। मैं पहले उनका नाम लिख देता हूँ, फिर उनके बारे में एक एक के बारे में बताऊंगा। देखो, पहले जो इसके फाउंडर थे बिम्बिसार, बिंदुसार नहीं, बिम्बिसार। मौर्य काल में आएगा बिंदुसार। ठीक है, सो नो कंफ्यूजन। मैंने याद कैसे करवाया था, बिंदु का बेटा, चंदू का बेटा बिंदु, और बिंदु का बेटा अशोक। तो ए नीचे से जाएंगे तो ए बी सी, तो वो मौर्य में आएगा। तो यहाँ पर है बिम्बिसार, बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार। उसके बाद दूसरा इनका जो बेटा आता अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। फिर इनका जो बेटा आएगा उदायीन, उदायीन। और इनका जो बेटा आएगा नागदशक, नाग दशक। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से बस सुनते रहना। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ये सब इमेज वगैरह में सारे सारे चीज़ें क्लियर करता जाऊं। तो पहली बात, अगर हम बिम्बिसार की बात करें, बिम्बिसार किसकी बात करें, बिम्बिसार, तो बिम्बिसार हर्यंक डायनेस्टी के क्या हो जाएंगे, फाउंडर हो जाएंगे। फाउंडर, हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर
बिंबिसार, बिंबिसार। इन्होंने कैपिटल किसे बनाया? तो राजगृह यानी राजगीर को। कैपिटल किसे बनाया? राजगृह या राजगीर को। राजगृह, राजगृह को किस नाम से जाना जाता है? द सिटी ऑफ किंग, द सिटी ऑफ किंग। ठीक है, राजगृह को सिटी ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है। तो बिंबिसार, बिंबिसार ने कैपिटल किसे बनाया? राजगृह को, राजगृह को। ठीक है, राजगृह को। अब देखो यहां, अब मैप पर देखते चलना। हाँ, अब सारी स्टोरी मैप पर चलेगी। देखो इसको मैं हटा देता हूं अभी, और ये रहा हमारा गंगा जी है। ठीक है, तो देखो हमें ये नालंदा है, नालंदा में हमें मिलेगा राजगृह, राजगृह, राजगृह। ठीक है, इसको कैपिटल बना दिया। अभी पटना जो है, जो पाटलिपुत्र है, वो मगध की कैपिटल नहीं है। ठीक है, अभी कैपिटल क्या चल रहा है? राजगृह चल रहा है, राजगृह। अब यहाँ जो मगध था, इसमें यहाँ समझना, मैं मैप पर ले जाता हूँ, सॉरी। यहाँ पर देखो, जैसे ये है हमारा राजगृह, और हमें यहाँ कौन सा महाजनपद है मध्य प्रदेश में? अवंती। ठीक है, मध्य प्रदेश में अवंती है। तो एक बार क्या हुआ कि अवंती के राजा थे, उनका नाम था चंद्रप्रद्योत, चंद्रप्रद्योत। अवंती के राजा का नाम चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत को पीलिया हो गया। क्या हो गया? पीलिया। और उनके किसी भी डॉक्टर ने उनका इलाज किया तो वो पीलिया ठीक नहीं हो रहा था, वो पीलिया ठीक नहीं हो रहा था। तो इन्हें पता चला कि मगध महाजनपद में एक डॉक्टर है जिसका नाम है जीवक। क्या नाम है? जीवक। यहाँ डॉक्टर साहब हैं जीवक, बहुत ही विद्वान हैं। तो चंद्रप्रद्योत ने मगध महाजनपद से सहायता मांगी और मतलब संदेश पहुंचाया कि प्रभु जरा जीवक जी को भेजिए, हमारे यहाँ तबीयत बहुत खराब है। जीवक जी गए। ये जीवक किसके डॉक्टर थे? ये बिंबिसार के, बिंबिसार के। ठीक है, बिंबिसार। तो जीवक यहाँ से गए कहाँ? अवंती। अवंती गए और उन्होंने चंद्रप्रद्योत को देखा, पीलिया हो गया है, दवाई ववाई दिया बढ़िया, और कुछ दिन में चंद्रप्रद्योत एकदम चंगा पुंगा हो गया, ठीक ठाक हो गया। अब जो है, जो चंद्रप्रद्योत मतलब कि अवंती है, ये कौन सा महाजनपद है? अवंती। अवंती क्या हो गया? इनका दोस्त बन गया है। अभी ऐसा नहीं हुआ कि ये अब जो मगध है उसने अवंती को ले लिया। क्या हो गई? फ्रेंडशिप हो गई है, दोस्ती हो गई है कि हाँ कभी कुछ हुआ तो भाई हम लोग जो है साथ में मिलके पार्टी करेंगे, जो है वॉर पे चलेंगे, कभी कभी थोड़ा थोड़ा शिकार करेंगे। ठीक है, दोस्त हो गए ये लोग। इतना क्लियर हुआ? तो कभी कभी पूछता है कि जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने किसे भेजकर चंद्रप्रद्योत का इलाज इलाज करवाया था? या पूछता है जीवक, जीवक किसके दरबारी डॉक्टर थे? तो बिंबिसार के, बिंबिसार के। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखो, अब ऊपर अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मिलेगा वैशाली। गंगा के उस पार क्या मिलेगा? वैशाली, वैशाली। अब बताओ वैशाली किसका कैपिटल था? किस महाजनपद का कैपिटल है? अभी अगर हम महाजनपद के हिसाब से देखें तो किस महाजनपद का कैपिटल है वैशाली? वज्जी, वज्जी, वज्जी और वैशाली, वी से वज्जी, वी से वैशाली। तो जो बिंबिसार है वो चाहता था कि वज्जी को जो है जीत ले। तो जीतने के लिए क्या करेगा भाई? अटैक करना पड़ेगा। तो उसने इस पर अटैक किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। ठीक है, जब यहां सफल नहीं हुआ तो इसने, भाई साहब ने क्या कहा बताओ, यहां पर कौन सा महाजनपद है? अंग, अंग। इसने अटैक कर दिया इस पर और अंग को जीत लिया। अभी मैं स्टोरी बता देता हूं, फिर लिखूंगा सब एक ही जगह। ठीक है, इसने अंग को जीत लिया। ठीक है, अंग को जीत लिया। उसके बाद अगर तुम देखोगे तो तुम्हें, कहाँ गया जी, इधर
मैं एक काम करता हूँ, स्लाइड पहले हटा दूँ, यहाँ पे ला, हाँ। अब देखो, यहाँ पर इनका काम तो हो गया, चलो इन्हें हटाओ, चंद पद्धत को। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमें एक डायनेस्टी मिलेगी, मतलब महाजनपद मिलेगा कोसल, ठीक है, कोसल, कोसल। तो कोसल से यहाँ की ना, एक यहाँ का जो राजा था उसकी एक ही लड़की थी, ठीक है। तो इसने क्या किया, बिंबिसार ने यहाँ की राजा की लड़की से विवाह कर लिया, और विवाह में जब विवाह किया तो इस कौशल का अधिकार काशी पर भी था। तो दहेज में उसने क्या ले लिया, काशी ले लिया। देख रहे हो, दहेज बिहारी जो है वो तब से ही दहेज लेता आया है, जब से साम्राज्य बना भी नहीं था, मतलब महाजनपद चल रहा था, तब से ही दहेज प्रथा बिहार में चल रही है, यूपी बिहार में चल रही है, और लोगों को लगता है कि ये इतने जल्दी दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी। सोचो, डीएनए में घुस चुका है दहेज प्रथा, है। तो इसने दहेज में क्या ले लिया, दहेज में क्या ले लिया, काशी, दहेज में काशी ले लिया, और कौशल के साथ मैरिज अलायंस कर लिया, मैरिज अलायंस कर लिया। यानी अगर इनडायरेक्टली देखे तो ये जो मगध है, अब यहां तक उसका इन्फ्लुएंस हो चुका है, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस इस पर भी है, लेकिन अभी जीता नहीं है, और अंग तो जीत ही चुका है, ऊपर वैशाली को जीता नहीं है, वैशाली को जीता नहीं है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं, क्या लिखूं, बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार के बारे में अगर तुम्हें लिखना रहे तो बताओ, ये क्या थे, फाउंडर किस डायनेस्टी के, हर्यंक, हर्यंक डायनेस्टी के, डी मतलब डायनेस्टी, ठीक है। कैपिटल किसे बनाया, राजगृह या राजगीर। आज के टाइम किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, नालंदा, नालंदा, ठीक है, नालंदा, नालंदा, नालंदा। उसके बाद इसने जो अवंती, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के पास किसे भेजा, सेंट डॉक्टर जीवक, कहां पर भेजा, अवंती, ठीक है, अवंती। उसके बाद इसने किस पर अटैक किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, अटैक्ड ऑन वैशाली बट नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद इसने और कहां पर अटैक किया और सक्सेसफुल हो गया, अटैक्ड ऑन अंग, एंड अंग को कॉन्कर्ड कर लिया, यानी जीत लिया। उसके बाद बताओ, इसने मैरिज अलायंस किसके साथ किया, मैरिज अलायंस किया कौशल के साथ, कौशल के साथ, और दहेज में क्या ले लिया, डाउरी में ले लिया काशी, डाउरी में ले लिया काशी, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया, ओके। अब देखो, इसने राजगीर को जब कैपिटल बनाया था तो राजगीर के चारों तरफ इसने किला नहीं बनवाया, मतलब किलेबंदी नहीं करवाया था, फोर्टिफिकेशन नहीं करवाया था, फोर्टिफिकेशन नहीं करवाया था, खुला छोड़ दिया था इसने, ठीक है, खुला ही छोड़ा हुआ था। इतना क्लियर हुआ, बिम्बिसार के बारे में इतने पॉइंट याद रहेंगे। स्टोरी में कहीं कोई दिक्कत कि क्या हुआ क्या नहीं, ओके। अब आगे बढ़े। अब देखो, अब बिम्बिसार क्या है, बहुत टाइम तक राजा बना रहा। इसका बेटा, बिम्बिसार का बेटा कौन है, अजात शत्रु, बिम्बिसार का बेटा अजात शत्रु। पहले ये चार नाम याद फटाक से करो, चार नाम, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, नादक दशक नहीं, नागदशक, नागदशक, हिंदी में लिख दूं क्या, नाग दशक,
ठीक है, उदायीन, अजात शत्रु। ठीक है, ये हो गया, याद हुआ पहले। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। अब देखो, बिंबिसार बिंबिसार खाली यही देखता रहता कि और कोई लड़की मिल जाए उससे ब्याह कर लूं, और जो है नवासा में कुछ मिल जाए तो मतलब किसी की जब एक ही लड़की रहती है तो उसका सारा राजपाट जिससे शादी होती है उसी को दे दिया जाता है ना, तो उसे नवासा कहते हैं। तो सोचते रहता था कि और ब्याह कर लूं और जो है एरिया कब्जा लूं और एरिया अपने अंडर ले लूं। अब इसका जो बेटा अजातशत्रु था, इसका भी जो है किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। लेकिन वो लड़की वाले क्या बोल रहे थे कि जब तक तुम राजा नहीं बनोगे तब तक जो है हम ब्याह हुआ नहीं करेंगे अपनी बेटी का तुम्हारे साथ। अब अजातशत्रु इंतजार कर रहा है कि बाऊ हटेंगे, मैं बैठूंगा गद्दी पर, बाऊ हटेंगे मैं बैठूंगा। ये इंतजार कर ही रहा है, बाऊ उसके हट ही नहीं रहे, मतलब पापा इसके हट ही नहीं रहे बिंबिसार। जब हट नहीं रहे हैं तो एक बार अजातशत्रु बोला कि जो है पिताजी मुझे भी जो है राजा उजा बनना है, आप उतरेंगे? तो बिंबिसार कुछ नहीं बोला, बोला नहीं अभी तो मैं सोच रहा हूँ और दो चार शादी वादी कर लेता हूँ। बोला तुम ही शादी करते रहोगे, मतलब मेरी उम्र निकलती जा रही है इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें? तो एक दिन बिंबिसार के जो सब साले लोग थे और उसकी सालियां थी चढ़ा दिए। बोले एक काम करो, मार दो, माहौल बना दो। अजात शत्रु गया, बिंबिसार का गेम बजा दिया, मतलब बिंबिसार की हत्या कर दी। और बिंबिसार की हत्या करने की वजह से इसे कहा गया पितृहंता। क्या कहा गया? पितृहंता, पितृहंता या कुनिक, कुनिक, ये दो नाम याद रखना। पितृहंता या कुनिक किसे कहा जाता है? अजात शत्रु को, पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहा जाता है या कुनिक कहा जाता है। ठीक है, तो पितृहंता या कुनिक। अजात शत्रु ने किसे मार दिया? बिंबिसार को, बिंबिसार को, अपने पापा को मार दिया। ठीक है, टपका डाला। अब जब अपने पापा को मार दिया तो अगला राजा कौन बन जाएगा? अजात शत्रु, अजात शत्रु। इसने राजा बनते ही सबसे पहले क्या किया? देखो, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। राजा बनते ही ये जो राजगीर था, नालंदा में राजगीर, राजगीर के चारों तरफ पहले किला बनवा दिया। तो अपना जो कैपिटल था, कैपिटल को क्या कराया? फोर्टिफाई करवाया, ताकि दुश्मनों के अटैक से रक्षा हो सके। दुश्मनों के अटैक से क्या हो सके? रक्षा हो सके। उसके बाद इसने देखा था कि हमारे पिताजी ने वैशाली पर अटैक किया था और वो जीत नहीं पाए थे। नालंदा यहाँ से वैशाली पर अटैक किया था लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। तो अब किसी को अगर जीतना है, किसी भी राज्य देश को जीतना है, तो तुम्हें वहां की सारी खुफिया जानकारी पता होना चाहिए। तो इसलिए अपना एक स्पाई, स्पाई मतलब जो रहते हैं जैसे रॉ वाले, आईएसआई वाले, जासूस जो होते हैं, तो उसका नाम था वर्षकार। वर्षकार, वर्षकार, वर्षकार को भेज दिया वैशाली में, और वर्षकार वहां पर साधु का भेष बना करके कई सालों तक वहां की हर गली कुच्ची जो है जो भी खुफिया जानकारी थी उसको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद किसे दिया? अजात शत्रु को दिया। और अजात शत्रु ने मौका देख करके, अजात शत्रु ने मौका देख करके वहां पर मार्च कर दिया, मिलिट्री मार्च या मिलिट्री कैंपेन, जिसको हम कहते हैं सैनिक अभियान। अजात शत्रु ने क्या किया? सैनिक अभियान, यानी अटैक कर दिया, इनडायरेक्टली अटैक किया, सैनिक अभियान, अभियान। और उसको पता चला सारे के सारे रहस्य की कैसे एंट्री लेनी है। तो वहां पर उसने अटैक करते टाइम दो नए हथियारों का प्रयोग किया, वेपन्स, दो नए हथियार। एक को कहा जाता था रथ मूसल, रथ मूसल, रथ मूसल, और दूसरे को कहा जाता था महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। देखो, रथ मूसल क्या होता था? रथ मूसल, ये तुमने बाहुबली वगैरह में देखा होगा कि ऐसा गुलेल टाइप का बनाए रहते हैं और उसमें बड़े बड़े पत्थर भरते हैं और धपाक धपाक फेंकते हैं।
है ना। आज के टाइम का समझ लो, वो जो गोला मारती है, जो धनुष अपना एक वेपन है, और गोले की बारिश करती है, तो वैसे ही वो पत्थरों की बारिश करता था। रथ, मूसल और महाशिला कंटक होता था। बड़े बड़े मशीन लगे हुए धनुष होते थे, एक साथ कई हजारों जो है तीर छोड़ते थे, धकाधक धकाधक। तो कहेगा रथ, मूसल और महाशिला कंटक, नो दो नए हथियारों का प्रयोग किस राजा ने किया? तो अजात शत्रु। अजात शत्रु। और इस पर अटैक करके उसने वैशाली को जीत लिया। वैशाली किसकी कैपिटल थी? वज्जी की। यानी इनडायरेक्टली उसने किस महाजनपद को अपने में मिला लिया? वज्जी महाजनपद को अपने में मिला लिया। अब अगर देखोगे तो ये जो महाजनपद है, अब इसमें वज्जी भी शामिल हो चुका है। ठीक है, यानी अब ये मगध यहां से लेकर के यहां तक फैल चुका। ठीक है, इसमें वज्जी भी आ गया। तो अगर मुझे इनके बारे में लिखना रहेगा, किसके बारे में? अजात शत्रु के बारे में, तो 4 पॉइंट लिख पाओगे? क्या लिखोगे? अजात शत्रु को पितृहंता या कुनिक कहा जाता था, क्यों? अपने पापा को मार दिया था, बिंबिसार को मार दिया था। उसके बाद इसने पहला काम क्या करवाया अजात शत्रु ने? फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन किसका करवाया? राजगीर का। ठीक है, राजगीर का। उसके बाद इसने किसे भेजा? वर्षकार। वर्षकार कौन था? स्पाई था। कहाँ भेजा? वैशाली। ठीक है, वैशाली। उसके बाद इसने 2 नए वेपन्स का इस्तेमाल किया। वेपन्स रथ, मूसल और महाशिला कंटक। महाशिला कंटक। और किसको जीत लिया? कॉन्कर्ड वज्जी। ठीक है, वज्जी को जीत लिया, वज्जी को जीत लिया। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब ये जो अजात शत्रु था, अब अच्छा, अजात शत्रु के अंदर खून किसका है? बिंबिसार का। तो भैया कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो आएगा ही अजात शत्रु में, आएगा ही। ये जिस तरीके से लड़की ढूंढते रहता था कि ब्याह कर लूं ब्याह कर लूं, ये भी उसी रास्ते पर निकल चला। लड़की देख लूं, ब्याह कर लूं, कोई और मिल जाए। अब इनका बेटा है उदाईन। उदाईन जो है, उदाईन जो है, ये भी इंतजार में है। पापा हटेंगे मैं राजा बनूंगा, पापा हटेंगे मैं राजा बनूंगा। पापा ब्याह पे ब्याह किए जा रहे हैं। उदाईन को गुस्सा आया, उदाईन ने मार दिया किसको? अजात शत्रु को। इनका भी काम खत्म करके, और नया राजा कौन बन गया? उदाईन। उदाईन, उदाईन। ठीक है, उदाईन। अब जब उदाईन राजा बना उदाईन राजा बना, तो इसने बहुत ज्यादा कुछ खास काम किया नहीं। इसने सिर्फ एक ही काम किया कि ये जो कैपिटल था, अभी तक जो कैपिटल क्या था? राजगीर। ठीक है, अभी तक कैपिटल राजगीर था। उसने कैपिटल को चेंज कर दिया, अब बना दिया पाटलिपुत्रा। तो यहां पर इसने कैपिटल क्या बना दिया? कैपिटल बनाया पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। और उदाईन का बेटा कौन था? नाग दशक। उदाईन जानता था कि मैंने अपने बाबा को मारा है, हमारे बाबा ने अपने बाबा को मारा है, और हमारा बेटा नाग दशक है, नाग दशक भी हमें मार सकता है। इसीलिए उदाईन अपने बेटा पहले को बोलता था, अपने नाग दशक को, कि बेटा जब मन करे राजा बन जाना। ठीक है, जब तुम्हारा मन करे मुझसे एक बार बोल देना, राजा बन जाना, लेकिन मारना नहीं। ठीक है, तो उदाईन के हटने के बाद नागदशक राजा बन जाता है। और नागदशक जो होता है, अगर जैसे कि कोई शासक बहुत एलिजिबल ना हो, उसे हर चीज आसानी से मिल जाए, तो उसे उसकी वैल्यू होती नहीं है। तो नागदशक जब राजा बना तो ये बहुत योग्य नहीं था। जो भी सारा काम काज करता था, इसका एक कमांडर था। कमांडर यानी सेनापति, सेनापति। ठीक है, सेनापति, उसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग। शिशुनाग देख रहा है कि कोई भी डिसीजन लेना है मैं ही ले रहा हूं, किसी पर अटैक करना है मैं ही कर रहा हूं, सारे सैनिक मेरे कहने पर काम कर रहे हैं। एक काम करते हैं, नागदशक को ही खत्म कर देते हैं।
और शिशुनाग ने किसे मार दिया? नाग दशक को। नाग दशक को। और नाग दशक को मार करके गद्दी पर खुद बैठ गया। तो बताओ, अब गद्दी पर जैसे बैठेगा तो क्या ये हर्यंक डायनेस्टी ही चलता रहेगा? नहीं। मगध मगध जो साम्राज्य है वो वही रहेगा, लेकिन वहां पर डायनेस्टी चेंज हो गई। अब ये अपना नाम लगाएगा और ये कहलाएगा शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम चलते हैं दूसरे डायनेस्टी के ऊपर, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी। देखो, शिशुनाग डायनेस्टी में हमें जो है 3 राजा के नाम याद रखने हैं। पहले हम वो राजा के बारे में लिख लेते हैं। जैसे पहला कौन होगा? शिशुनाग होगा। उसके बाद इनका बेटा आएगा कालाशोक। कालाशोक। और फिर कालाशोक के बाद जो लास्ट राजा आएगा, नंदी वर्मन। नंदी वर्मन। ठीक है, नंदी वर्मन। ये 3 राजा याद रखना। शिशुनाग डायनेस्टी में पहला शिशुनाग, कालाशोक, नंदी वर्मन। शिशुनाग, कालाशोक और नंदी वर्मन। ठीक है, शिशुनाग, कालाशोक और नंदी वर्मन। अब जब शिशुनाग आया, ठीक है, यहां देखते हैं, जैसे शिशुनाग आया इसने देखा था कि भैया हमारी डायनेस्टी तो यहाँ तक फैली हुई है, हमने सब कुछ जीत लिया है यहाँ तक, लेकिन यहाँ अवंती जो था, अवंती के साथ मैरिज अलायंस था किसका? बिंबिसार का। ठीक है, बिंबिसार का। शिशुनाग की नज़र पड़ी इस पे, अवंती पर। इसने देखा अवंती के राजा हो चुके हैं कमजोर, और इसने मिलिट्री मार्च कर दिया अवंती पर, और इसको अटैक करके इसमें अपने मगध में किसको मिला लिया? अवंती को मिला लिया। अब मगध यहाँ तक आ गया। मगध जो साम्राज्य था वो यहाँ तक फैल चुका है, मध्य प्रदेश तक। ठीक है, मध्य प्रदेश तक। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद इसने एक और काम किया कि जो इसके पहले का राजा था, लाइक लास्ट इसने किसको मारा था? नाग दशक को। नाग दशक को। तो नाग दशक ने कैपिटल पाटलिपुत्र को बनाया था। ये जब आया तो इसने वापस से कैपिटल को चेंज कर दिया, बोला पाटलिपुत्र नहीं, वापस से राजगीर। वापस से क्या कर दिया? पाटलिपुत्र से वापस से राजगीर। राजगीर। तो कैपिटल को वापस से इसने चेंज कर दिया, राजगीर। राजगीर। इतना क्लियर हुआ? तो शिशुनाग के बारे में हमें कुछ चीजें जाननी है। ये क्या हो जाएगा? फाउंडर शिशुनाग डायनेस्टी का। शिशुनाग डायनेस्टी का इसने किसे कॉन्कर्ड किया? अवंती को। अवंती को। और इसने कैपिटल चेंज किया पाटलिपुत्र से राजगीर। ठीक है, बस ये 3 चीजें याद रखना है। शिशुनाग के बाद आता है कालाशोक। कालाशोक देखा, एक काम करते हैं कि ये जो कैपिटल को इधर उधर इधर उधर चेंज करने का खेला चल रहा है उसे हम समाप्त करते हैं। इसने पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बना दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बना दिया। और जो ऊपर पहले जीता हुआ था वैशाली, ठीक है, वैशाली, वैशाली को इसने कल्चरल कैपिटल बनाया। कल्चरल कैपिटल, यानी इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो इसने राजगीर से वापस से कहां लाया? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को बना दिया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, और साथ ही साथ वैशाली को इसने कल्चरल कैपिटल बना दिया। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें तो देखो ये वापस से कहां ले जाएगा? ये सब खाली यही काम कर रहे हैं, इधर से उधर ही ले चलो। ये है राजगीर, राजगीर से ले गया पाटलिपुत्र,
ये बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, और फिर गंगा के उस पार वैशाली को बनाया इसने कल्चरल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, उसके बाद आते हैं तीसरा, नंदी वर्मन। नंदी वर्मन जो है बहुत ही एलिजिबल नहीं था, तो सेम इनका एक कमांडर था, कमांडर, उसका नाम था महापदम नंद। महापदम नंद। महापदम नंद क्या करेगा? मार देगा नंदी वर्मन को। और ये जो शिशुनाग डायनेस्टी है, इसका नाम काट करके बोर्ड चेंज कर देगा और यहां लिख देगा नंद डायनेस्टी। बोर्ड हो गया चेंज, और साम्राज्य वही है, वही साम्राज्य, मगध साम्राज्य वही है, और नाम आ गया बस नंद डायनेस्टी, शिशुनाग का बोर्ड हटा दिया। ठीक है, तो महापदम नंद के बारे में हम जो है समझेंगे, महापदम नंद के बारे में। लेकिन महापदम नंद के बारे में समझने से पहले, यानी नंद डायनेस्टी के बाद अब सीधा अगर हम देखेंगे तो ह सी न म आ जाएगा, म से यानी मौर्य आएगा। और मौर्य को शुरू करूं उससे पहले हमें एक बड़ी भीषण लड़ाई के बारे में समझना पड़ेगा। तो पहले हम नंद को थोड़ा सा खत्म करते हैं और उसके बाद हम उन लड़ाई को शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो तीसरा आ गया हमारा नंद डायनेस्टी। ठीक है, नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी में दो ही राजा के नाम, एक महापदम नंद, महापदम नंद, और दूसरा है धनानंद, धनानंद, धनानंद। ठीक है, धनानंद। अब देखो, महापदम नंद माना जाता है कि ये कास्ट से शूद्र था। महापदम नंद जाति से क्या था? शूद्र था, जाति से शूद्र था। तो इसके मन में आया कि जितने क्षत्रिय है ना, उन सभी क्षत्रियों को मार डालूं। और उसके लिए उसने क्या कहा, यहां उड़ीसा में एक राज्य था कलिंग। मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं, देखो ये है उड़ीसा, और उड़ीसा में कलिंग राज्य हुआ करता था। इसने, अब यहां चल रहा है, ये मगध है पूरा, ठीक है, मगध। इसने क्या किया, यहां से अटैक कर दिया कलिंग पर, और कलिंग को जीत लिया। और कलिंग को जीत करके अपने आप को एक टाइटल दिया, सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक टाइटल क्या दिया? सर्व छत्रांतक, यानी सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। और साथ ही साथ कहा कि इस पूरा, अब जैसे इस पर अटैक किया तो ये जो मगध है, अब मगध कहां तक आ जाएगा? ये पूरा यहां तक आ जाएगा, है ना, पूरा यहां तक आ जाएगा। और जब एरिया फैला तो उसने कहा कि इस पूरे एरिया का सिर्फ एक राजा, उसको कहते हैं एकराट। एकराट यानी एक राजा, ओनली वन किंग, वन किंग। तो उसने दो टाइटल अपने आप को दिया, एक तो सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला छत्रांतक, और दूसरा एक राट, एक राट यानी एक राजा, एक राजा। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हमें इसके बारे में लिखना रहेगा भाई, तो क्या लिखेंगे? ये कास्ट जाति से शूद्र था, इसलिए इसको चिढ़ मची रहती थी, किससे? क्षत्रियों से। तो इसके लिए इसने इसने कहाँ अटैक कर दिया? अटैक्ड कलिंग, कलिंग एंड कॉन्कर्ड, और इसे जीत लिया। फिर उसके बाद इसने टाइटल लिए अपने, दो टाइटल क्या दिए? एक तो दिया सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, और एकराट,
एक राट। ठीक है, उसके बाद जब कभी होता है कि माता पिता बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दें, तो देखा जाता है कि बेटे एकदम नालायक निकल जाते हैं या बेटियां एकदम नालायक निकल जाती हैं। तो हुआ सेम वही, पापा एकदम बढ़िया बना के गए हैं सारा का सारा राजकाट, और बेटा जो है एकदम मस्त मदिरा में लोटा पोटा हुआ है, रोज आर्केस्ट्रा देख रहा है, बढ़िया नचनियों के पास झूम रहा है खुद। उसको राज्य से कुछ पड़ा वड़ा नहीं है कि हाँ क्या होना है क्या नहीं। तो जब महापद्म की मृत्यु हुई, महापद्म के बाद राजा बनता है धनानंद। धनानंद, और जब धनानंद राजा बन रहा है और देखा जा रहा है कि ये क्या है, लाइक यहाँ पर जो इतना बड़ा साम्राज्य है मगध का, इसको संभालने वाला ही बेहोश पड़ा हुआ है, खाली दारू पी रहा है, लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूल कर रहा है, किसी से कुछ मतलब नहीं सैनिक क्या कर रहे हैं। और उसी वक्त भारत में एक बहुत बड़ा राजा भारत की तरफ बढ़ रहा था, उसका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर निकेटर, जिसको हम सिकंदर के नाम से जानते हैं। और उस वक्त जब वो भारत की तरफ बढ़ रहा था, तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि यहाँ पर जो तक्षशिला है, तक्षशिला में एक टीचर थे, उनका नाम था विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं। चाणक्य ने इस बात को भाप लिया, क्योंकि उन्होंने पीछे देखा कि अलेक्जेंडर एक बहुत बड़े साम्राज्य को खत्म करते हुए और जीतते हुए आ रहा है। अभी मैं बताऊंगा कौन सा साम्राज्य था। ठीक है, जीतते हुए आ रहा है, तो कहीं न कहीं अगर वो भारत में आ जाता है, तो भारत का ये जो बहुत बड़ा एरिया है, वो एक बाहरी आक्रमणकारी के हाथ में चला जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि इस भारत में जो इतना बड़ा साम्राज्य है मगध, चल के वहां के राजा से कुछ सहायता मांगता हूं। क्योंकि मगध जो कलिंग को जीता, तो कलिंग हाथियों के लिए बहुत प्रचलित था। यहाँ पर इतनी विशाल विशाल हाथी होती थी कि इनके सैनिकों में अगर हाथियों को खड़ा कर दिया जाए, तो सामने आने वाली दसों हजारों की जो सेना होती थी वो धराशायी हो जाती। और इसके बाद यहाँ पर कलिंग अपने यहाँ के शिल्पकारों के लिए बहुत फेमस था। बढ़ई जो होते थे, बड़े बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाते थे। तो जब विष्णुगुप्त यहाँ पर आए चाणक्य धनानंद के पास, तो धनानंद से बताया कि एक बहुत बड़ा जो राजा है वो भारत की तरफ बढ़ रहा है, हमें आपकी मदद चाहिए। और धनानंद एकदम मदिरा में चूर था, उसको आ गया आक्रोश कि हमसे बड़ा राजा कौन है, ये जो है पंडित जी क्या बोल रहे हैं। और उसने उठा, और पहले जो चाणक्य थे, चाणक्य चुटिया बांधते थे, पहले के पंडित जो टीचर वगैरह थे तो देखोगे तो बढ़िया बाल एकदम बड़े बड़े रखते थे और चुटिया बांधते थे, चोटी। तो उनकी चुटिया को ऐसा उखाड़ मतलब झटक दिया, और जाके पंडित जी दूर गिरे और उनकी चुटिया खुल गई। और जब चुटिया खुल गई, तो पंडित जी को आ गया गुस्सा। पंडित जी ने उसे एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट वाला भाव ले लिया, और पंडित जी बोले बस इना चोल बे, अब नहीं होगा ऐसा। और जब तक मैं तुम्हारा ये घमंड चूर चूर न कर दूं और तुम्हारे इस साम्राज्य का अंत न कर दूं, तब तक मैं ये चुटिया बांधूंगा नहीं। और वहां से जो चाणक्य निकले और वापस से गए अपने तक्षशिला की साइड जा ही रहे थे, तब तक रास्ते में वही सब सोच ही रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक बालक है जो मतलब चोर पुलिस वगैरह का खेल खेल रहे हैं, और एक बालक है जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी दिख रही है। उन्होंने उसे पकड़ा और जो है ट्रेनिंग दी, और उसे एक राजा के योग्य बनाया। राजा के योग्य बना करके धनानंद को मरवाया। धनानंद को मरवा करके उसे इस राजगद्दी पर बिठाया, और कुछ षड्यंत्र रच करके जो यहाँ से आक्रमणकारी आ रहा था अलेक्जेंडर निकेटर, उसे वापस लौटने पर मजबूर किया। ये मोटी मोटी स्टोरी मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि जब इसकी बैकग्राउंड बताऊंगा अभी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा आगे क्या हुआ है। ठीक है, तो पहले इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर अभी के लिए इतना याद रखो कि महापद्म नंद की मृत्यु हो गई है, धनानंद राजगद्दी पर बैठ चुका है। ठीक है, धनानंद राजगद्दी पर बैठ चुका है। ये बहुत योग्य नहीं है, अल्कोहलिक है, शराबी है। ठीक है, शराबी है, नचनिया वचनिया के चक्कर में पड़ा रहता है, नाच गाना देखते रहता है। इसने एक काम अच्छा करवाया था कि कलिंग में
इसने नहरों का निर्माण करवाया। तो ये चीज याद रखना, जैसे उड़ीसा का ये जो कलिंग था, कलिंग में इसने क्या करवाया, कैनाल्स, खेती के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अभी यहां पर एक चीज मैं ये लिख देता हूं कि यहां पर कैनाल कंस्ट्रक्शन, कैनाल कंस्ट्रक्शन इन कलिंग, कलिंग। इतना चीज क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी के लिए हम स्टोरी यहीं पर रोकते हैं। बाकी जो बची हुई कहानी है, जो एक अलेक्जेंडर आ रहा है, किस तरीके से वो भारत पर आएगा, और उससे पहले भारत पर किसका और अटैक हुआ था, हम उस साम्राज्य के बारे में समझेंगे। ईरानी मतलब कि पहला जो पर्शियन साम्राज्य था उसकी कहानी को समझेंगे, और उसके बाद धनानंद को मारेंगे, और फिर मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करेंगे, और फिर मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी शुरू करूंगा तो बीच में छोड़ना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है मैंने एक ग्लिम्स दे करके स्टोरी को यहीं पर रोकता हूं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।